Hello everyone. So in this video now we are going to start the next topic of metals and non-metals. So in this video we will study some physical properties and the chemical properties of the metals. Okay students. So now we are going to start this chapter. So here we go. Okay. Now we are going to compare the physical properties of metals and non-metals. ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में बात करते हैं. तो व्हाट आर मेटल्स एक्चुअली. मेटल्स हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वीडियो में, कि जिन एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, कैटायंस बनाने की, दैट विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. So this is an elementary definition of metal. So what will be the physical properties of the metals? Clear? So first physical property that the metal is malleable. ठीक है, मेटल्स कैसी होती है? मेटल्स malleable होती है, यानी कि अगर उसको हैमर किया जाए तो वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटते हुए क्या होगा, उसके अंदर वो एक पतली शीट्स के रूप में बनती चली जाती है. ठीक है, वो टूटती नहीं है. दैट इज malleability. सेकेंड इज मेटल इज डक्टाइल. मेटल इज़ डक्टाइल. तो अगर मेटल को खींचा जाए तो वो क्या होता है, पतले पतले तारों के रूप में वो खींचती चली जाती है. ठीक है, सो वी कैन से दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी. नेक्स्ट, द मेटल इज लस्ट्रस. मेटल कैसी होती है? शाइन करती है. मेटल के अंदर चमक होती है. फ्रेशली कट जो सरफेस होती हैं उनकी आप देख सकते हो कि उसके अंदर एक अलग ही चमक होती है, जिसे मेटलिक लस्टर बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस. तो मेटल्स कैसी होती है? मेटल्स के अंदर अगर उसको किसी चीज़ से टकराया जाए तो क्या होता है, उसके अंदर आवाज़ होती है, एक स्पेशल मेटेलिक साउंड होती है. दिस इज़ कॉल्ड अ सोनोरिटी. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनोरस. या द इम्पॉर्टेंट वन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो भी काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अगर कुछ मेटल्स को छोड़ दिया जाए तो. ठीक है. नेक्स्ट, मेटल की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? हाई होती है. यानी मेटल्स क्या होती हैं? भारी होती हैं. उनका जो कम पार्ट ही अगर आप ले लो, कम पार्ट भी अगर आप ले लो, तो वो भी काफ़ी हैवी होता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट Hg. मरकरी के अलावा जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सब सॉलिड्स होती हैं. ठीक है. मेटल्स फॉर्म्स अलॉय. मेटल्स फॉर्म अलॉय. अलॉय यानी मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरी मेटल्स के साथ में मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना सकें. ठीक है. जैसे ब्रास है. ठीक है, ब्रास कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. तो दो मेटल जब आपस में मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेती हैं, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल मेटल से भी ज़्यादा होती है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अलॉयज. दैट आर कॉल्ड अलॉयज. नाउ द नॉन मेटल्स. व्हाट आर द नॉन मेटल्स? ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को. सो द फर्स्ट वन इज मेटल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. तो अगर इसको हैमर किया जाए तो क्या होता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है. जैसे कांच होता है, ठीक है, ग्लास होता है, वो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ब्रिटिलिटी, या ब्रिटल को बोला जाता है. नेक्स्ट, मेटल नॉन मेटल सॉरी डज नॉट शो डक्टिलिटी. नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डक्टिलिटी शो नहीं करती हैं, यानी कि उनको खींचा नहीं जा सकता. नेक्स्ट, मेटल ऑल्सो नॉन मेटल्स डज नॉट शो द मैलिएबिलिटी. नॉन मेटल्स मैलिएबिलिटी को भी शो नहीं करती हैं, यानी कि उसको अगर हैमर किया जाएगा तो वो क्या होगा? वो बिखर जाएंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी, लेकिन उसकी शीट्स के रूप में उसको नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, मेटल्स आर नॉन सोनोरस. तो मेटल्स के अंदर जो साउंड होती है वो नहीं होती है जैसे मेटल्स के अंदर आती है. जो स्पेशल साउंड मेटल्स के अंदर होती है वो नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती. ठीक है. जैसे कि मेरे पास में एक नॉन मेटल का टुकड़ा है, अगर मैं उसको हिट करने की कोशिश करूँगा तो देखिए इसके अंदर से साउंड मेटल जैसी नहीं आती है. दिस इज़ नॉट अ मेटलिक साउंड एक्चुअली. ठीक है, दिस इज़ नॉट द मेटलिक साउंड. दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. लेकिन ग्रेफाइट इसके अंदर ऐसा होता है जिसके अंदर कंडक्शन हो सकता है. तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट
ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट. इनका ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा है जिनके अंदर लस्चर होती है, एक चमक होती है, शाइन होती है. अदरवाइज अदर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्चरस होती हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके नॉन मेटल्स के कम होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में जल्दी मेल्ट और जल्दी बॉयल हो जाते हैं. इनकी डेंसिटी भी मेटल से कम होती है और साथ के साथ ये क्या होता है, ये एलोट्रॉपी शो करते हैं. एलोट्रॉपी मतलब, एलोट्रॉपी एक टर्म होता है बेटा, जैसे कि कोई एक एलिमेंट हो जब वो एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड द एलोट्रॉपिक इन नेचर. दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपिक इन नेचर. जैसे कार्बन है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन के फॉर्म में पाया जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एन एलोट्रॉपी. ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एलोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं. कुछ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं. नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. क्लियर. सो बेटा मेटल्स क्या होता है, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द पॉजिटिव आयंस आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो मेटल्स के अंदर ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं. और जिसकी वजह से क्या है कि ये जो नेचर है ये उस पर्टिकुलर मेटल के नेचर के ऊपर और रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की रिएक्टिविटी मेटल शो करने वाली है. जैसे अगर वो डिस्कस किया जाए कि मेटल की रिएक्शन अगर हम सबसे पहले एयर के साथ में देखें, ठीक है, एयर के साथ में अगर मेटल की रिएक्शन को देखा जाए यानी ऑक्सीजन के साथ में, तो आप देख सकते हो उसके अंदर कि जो मेटल जो होती है, जैसे सोडियम मेटल को यहाँ पर लिया गया है, तो सोडियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करके, किससे, एयर से रिएक्शन करके क्या बना देती है, सोडियम ऑक्साइड बना देती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म किस पर, एट रूम टेम्परेचर. सो इन द सेम मैनर मैग्नीशियम ऑक्साइड will also form if magnesium element is heated in the presence of air. यानी इसको हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, इसे यहाँ पर हमें क्या हीट करने की ज़रूरत पड़ रही है इसको. ठीक है, इसी तरीके से अगर जिंक को लिया जाए तो जिंक की जो हीटिंग होगी, जिंक को हमें और ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी और जिसके कारण क्या होगा, जिंक ऑक्साइड तब बन के तैयार होगा. ठीक है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्शन कराना है या एयर के साथ रिएक्शन करानी है तो उसके लिए हमें और ज़्यादा लंबी समय टाइम के लिए हीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके इसका आयरन का ऑक्साइड यहाँ पर हमको मिलेगा. ठीक है, तब इसके जाके हमको आयरन का ऑक्साइड मिलेगा. अगर कॉपर के बारे में डिस्कस किया जाए तो कॉपर के लिए यही चीज़ और ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तब हमें कॉपर के ऑक्साइड मिलते हैं. यानी कि इसको देखते हुए हमें बहुत आसान से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सोडियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू कॉपर. क्यों? क्योंकि सोडियम तो केवल रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर रही है, जबकि कॉपर को रिएक्ट कराने के लिए हमें बहुत लंबे टाइम तक ज़्यादा हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है, तब वो उसके ऑक्साइड में बदल रहा है. सो इफ़ वी वांट टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स वी कैन सी इन दिस फॉर्मेट. सो हियर वी कैन सी दैट sodium is the most reactive while copper is least reactive metal in here. So from you can see that reactivity decreases from sodium to copper. Next is how the metal oxides are formed. metal oxides बनते कैसे हैं? metal oxides बेटा बनने का बहुत सीधा सादा तरीका है. जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है. मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद में क्या बनेगा, लूज़ करने के बाद में क्या बना लेगा, वो बना लेगा कैटायन. इट फॉर्म्स कैटायन. जबकि ऑक्सीजन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, एनायन बना लेता है, नेगेटिव आयन बना लेता है. यही कैटायन और एनायन जब आपस में मिलते हैं तब क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम ट्रीट करवाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम को ट्रीट करवाया जाए तो मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम के द्वारा ले लिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन एनायन बन जाता है, ऑक्साइड एनायन बन जाता है. यहाँ पर मैग्नीशियम आयन बन गया, यहाँ ऑक्साइड बन गया. यही मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इस तरीके से हर एक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इस तरह से बन के तैयार होता है. ठीक है,
समझ में आ रहा होगा। हाँ, बहुत आसान है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो बेटा मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो हमारे ज़्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके के नेचर शो कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दैट ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फो का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक और बेसिक दो तरीके से बिहेव कर सकें। जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, जो कि पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह पर रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबिया बोलते हैं। बायो वाले जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सो दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, जो सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? पानी के साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो जब उसके ऐश को पानी के साथ मिला दिया जाता है तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट दैट ऐश? दैट ऐश इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच विल बी बेसिक इन नेचर. How we will confirm that it is basic in nature? So it is quite easy. अगर मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर हम पानी डालें और उसको ऊपर रेड लिटमस ले जाएं तो क्या होगा? रेड लिटमस कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का बदल जाएगा। क्योंकि रेड लिटमस जब ब्लू होता है तो हम जानते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? वो बेसिक नेचर शो करता है। और ठीक इस तरीके से मॉइस्ट मेटल ऑक्साइड जो होता है फिनोफ्थलीन को पिंक कर देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर मेटलिक ऑक्साइड यहाँ पर रखा हुआ है, मॉइस्ट मेटलिक ऑक्साइड है। जब इसके ऊपर रेड लिटमस पेपर लगाया गया तो क्या हो गया? ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक इस तरीके से अगर फिनोफ्थलीन को लिया जाए और इसके अंदर थोड़ा सा मेटलिक ऑक्साइड अगर इसमें से डाल दिया जाए तो क्या होगा? ये टोटल पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिया था हमने यहाँ पर? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर किस तरीके से कैसा हो गया? ब्लू कलर का। जबकि फिनोफ्थलीन क्या हो गया? ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर उसको चेक करते हैं कि ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। नाउ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एम्फोटेरिक यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। आप कह सकते हो कि कैसे कर सकते हैं? यानी कि आप जानते हो जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो क्या करता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। सॉरी। ठीक इस तरीके से अगर ये इन ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो भी ये सॉल्ट बनाएंगे और बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो भी ये सॉल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो बेसिक नेचर, जैसे जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट और वाटर बना रहा है। ठीक इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या है? बेसिक नेचर शो कर रहा है यहाँ पर। अब इन्हीं ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन कराएं तब भी इन्हें सॉल्ट बनाना चाहिए और यहाँ पे बन रहे हैं। यानी जिंक ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्शन कराई गई, बेस के साथ जब रिएक्शन कराई जा रही है तब भी यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉल्ट बना रहा है। क्या नाम है सॉल्ट का? सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या नाम है सॉल्ट का? सोडियम जिंकेट। ठीक, और इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी सोडियम एल्यूमिनेट बनाकर यहाँ पर तैयार कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। हाउ द मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में कैसे बिहेव करती हैं? तो ये चीज़ बहुत आसान है आपको समझना। कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ करती है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। ठीक है, मेटल डाइल्यूट H2SO4 और HCl के साथ में रिएक्ट करके मेटल सल्फेट और क्लोराइड बनाती है, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी वहाँ से रिलीज़ होती है। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होती हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो बहुत कम रिएक्ट करती हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, वो हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ नहीं करती डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर है, इनके साथ में रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है
कि अगर यहाँ मैंने H2SO4 और HCl के लिए तो लिख दिया लेकिन HNO3 को नहीं लिया। HNO3 बेटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जब H2 गैस जब रिलीज़ होती है तो HNO3 के कांटेक्ट में आते ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता मेटल्स के साथ में रिएक्ट करने का। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स वाई। यहाँ आप देखिए कोई वही मेटल्स ली हुई हैं, जब इनकी HCl के साथ में रिएक्शन करवाई है, पहले इनके साथ किसके साथ रिएक्शन करवाई है? HCl के साथ। तो सोडियम की रिएक्शन जब HCl के साथ में करवाई गई है, आप जाकर देख सकते हो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, सभी के साथ वही हो रहा है। लेकिन कंडीशंस क्या है? कंडीशन अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत तेज़ रिएक्शन हो रही है, यानी बहुत तेज़ी से ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो तो रही है लेकिन सोडियम की कंपैरिजन में थोड़ी सा स्लो है। जिंक HCl के साथ में मॉडरेटली रिएक्ट करता है, साथ के साथ Fe की जो रिएक्शन होती है, आयरन की जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनाता है, FeCl2 बनाता है, यहाँ पर FeCl2 बनाएगा और यहाँ पर H2 यहाँ पर बनने के तैयार होगा, H2 बन रहा है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है बेटा? बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। जबकि कॉपर HCl के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करता है। यही रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में करवाई जाए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं? तेज़ हो रही है रिएक्शन। H2SO4 के साथ सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, जबकि MgSO4 के साथ में थोड़ा इससे स्लो होता है। जिंक सल्फेट के साथ में मॉडरेट रिएक्शन होती है। FeSO4 जब ये बनाता है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आयरन, तो क्या होता है? रिएक्शन स्लो होती है और H2SO4 कॉपर के साथ में नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन H2SO4 अगर ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में अगर इसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रिएक्शन कराई जाए तब ये रिएक्ट करता है और उस कंडीशन में कॉपर सल्फेट बनता है। लेकिन क्या होता है? रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए, इनको अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखा जाए तो सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। It means sodium will be more reactive in comparison to copper, and we can say that reactivity decreases when we moving from sodium to copper. Sodium is more reactive than magnesium, then magnesium is more reactive than zinc, zinc is more reactive than iron, and iron is more reactive than copper. तो reactivity क्या हो रही है? reactivity सोडियम से इधर जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, यहाँ से क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक। Now the question arises, मेटल के साथ में डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती है? क्या कारण है उसका? उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेंगे जब तक उसके अंदर से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे शो करेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ही वही होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन मेटल्स के द्वारा छोड़ा जाता है, लूज किया जाता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन आयन आया उस एसिड सॉल्यूशन से जो कि हमने लिया हुआ है। जैसे मान के चलिए HCl है, ठीक है, HCl। तो जब इसके एक को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है? ये अपने आयन में टूट जाता है। किस तरीके से? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? तो दिस हाइड्रोजन आयन गेन्स this electron, so it forms the hydrogen atom, and hydrogen atom combined to each other it forms the hydrogen molecule or hydrogen gas. It's quite simple. So for the evolution of hydrogen gas it is necessary that the metal should be more electropositive than hydrogen. ये बहुत important बात है कि मेटल तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी जब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा होगी। ठीक। रीज़न क्या है?
इसी कारण से क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स होती हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है कम होती है हाइड्रोजन से, और इसी वजह से ये एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करने में असमर्थ होती हैं। वो वहाँ से उसको रिलीज़ नहीं करा पाती हैं, हाइड्रोजन को, गैस को, और वहाँ से रिलीज़ नहीं करा पाती हैं रिएक्शन होने के बाद। क्यों? बिकॉज दीज मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। सिंपल सा यहाँ पर फिनोमेना लगता है। ठीक इसी तरीके से इसकी जो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ भी होती है। वाटर के साथ अलग अलग तरीके से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, और क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, जिंक के ऑक्साइड बनेंगे, आयरन के ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, कॉपर पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। आयरन के साथ में हमें स्टीम के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है, जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, जबकि सोडियम केवल ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को बता सकते हैं कि यहाँ पर भी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, पानी के साथ रिएक्शन करने पर भी, जो ऑर्डर होगा वो भी हमारा यही ऑर्डर होगा जो भी हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, काफ़ी आसान है। ठीक है, इजी चीज़ है ये, कोई ऐसा टिपिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।